नमस्कार। आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, अभिवादन है। अब तक तो आपने हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को, इस शैक्षिक चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। किन्हीं कारणवश यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अपनी भूल में सुधार करें और अपने बच्चों के, विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य निर्माण के लिए हमारे इस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हमने दायरा बढ़ा लिया। हम चाहते हैं विद्यार्थी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन हो और सदैव सफलता ही सफलता उन्हें मिलती रहे। आज अपनी बात पर अपन वापस लौटते हैं। हम केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में जो रासायनिक साम्यावस्था है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, उससे संबंधित द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, जो वैज्ञानिक गुलबर्ट और वागे का नियम भी है, इसको समझने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम रासायनिक साम्यावस्था के जो दो स्थिरांक हैं, पहली चीज तो हम साम्य स्थिरांक निकालना चाहते हैं कि क्या होता है। दूसरी चीज, हम सांद्रण के लिए साम्य स्थिरांक, कंसंट्रेशन के लिए और आंशिक दाब के लिए साम्य स्थिरांक, पार्शियल प्रेशर के लिए कांस्टेंट, ये भी ज्ञात करना चाहते हैं। फिर बाद में हम इन्हें केसी और केपी कहते हैं, इनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे। सबसे पहली बात ये होती है कि हमको सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। किसी पदार्थ में, जैसे आपने रासायनिक क्रिया लिखी, ये लिखी है Ma+NB=C, यानी ये क्रिया में भाग ले रहे हैं और ये बन रहा है, यानी ये अभिकारक है और ये क्रियाफल, ठीक है ना। मान लो ये XC आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये आगे लिखा है MNX, ये इनके आणविक सांद्रण, ये जो मोलर सांद्रण है, ये इनके अणुओं की संख्या है। आपको मालूम है हम केमिस्ट्री में इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं, यानी हम संतुलित करते हैं। समीकरण संतुलित करने की एक विधि है। हम चाहते हैं जितने, जैसे लिखते हैं N2 + H2 = NH3। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है। हम बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ 2NH3, यहाँ 3H2, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गई, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गई। अमोनिया N2 2, नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 2। वैसे H2 और O2 लिखा और आपने H2O बनाया, तो यहाँ पर हम यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इस तरफ भी है, 4 हाइड्रोजन इस तरफ भी है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। यानी हम ये चाहते हैं, ये तीर का निशान का मतलब होता है बराबर का चिन्ह, तो बराबर के इस तरफ अभिकारक और बराबर के इस तरफ क्रियाफल। तो अभिकारक और क्रियाफल ये संतुलित होना चाहिए, दोनों तरफ जो इनके अणुओं की संख्या है वो बराबर होना चाहिए। तो सक्रिय द्रव्यमान का मूल अर्थ जो है वो ये है कि किसी भी रासायनिक क्रिया में आपने जितना पदार्थ रखा, उसमें से कितने पदार्थ ने क्रिया में भाग लिया, वो उसका सक्रिय द्रव्यमान है। मान लीजिए आपने 1000 ग्राम पदार्थ एक और दूसरा पदार्थ भी 1000 ग्राम रखा, A और B, दोनों की 1000 ग्राम मात्रा साथ में मिलाई और आपको एक नया पदार्थ मिला। लेकिन पहले के 1000 में से 400 और दूसरे के 1000 में से 700 खर्च हुए, यानी उनके 1100 मिलके पदार्थ बना, तो पहले वाले का सक्रिय द्रव्यमान 400 और दूसरे वाले का 700 कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्रिया में किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जो उस क्रिया में भाग लेती है या उसका जो मोलर सांद्रण होता है, वो उसका सक्रिय द्रव्यमान होता है। ये मूल बात हुई, इसके बिना आगे पढ़ना, ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम आपको तभी समझ में आएगा जब आप सक्रिय द्रव्यमान को ध्यान से समझेंगे। निकाल
WMV, W यानी पदार्थ की मात्रा, M यानी अणुभार और V यानी आयतन। इसके सूत्र की सहायता से आप किसी भी पदार्थ तत्व का सक्रिय द्रव्यमान निकाल सकते हैं। मूल अर्थ यही है कि जो पदार्थ की जितनी मात्रा क्रिया में भाग लेती है वह उसका सक्रिय द्रव्यमान है। हम सक्रिय द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए जैसे A का सक्रिय द्रव्यमान तो बड़े कोष्ठक में A, B का सक्रिय द्रव्यमान तो बड़े कोष्ठक में B, यानी अगर किसी का सक्रिय द्रव्यमान बताना है तो उसको कैपिटल बड़े वाले कोष्ठक में लिख दीजिए। अब आप आगे समझे। अगर आपको सक्रिय द्रव्यमान समझ में आ गया है तो आगे की बात यह है कि गुलबर्ग और बागे क्या है, नाम मैंने इसलिए लिखा वैज्ञानिकों का। कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है रासायनिक साम्यावस्था से संबंधित गुलबर्ग और बागे का नियम बताइए, तो कंफ्यूज हो जाते हैं भैया कौन सा वाला नियम है। तो इसके वैज्ञानिक का नाम याद रखना जरूरी है। दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है रासायनिक साम्यावस्था में द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है, ठीक है ना। तो पहले मैं नियम बता रहा हूँ आपको। गुलबर्ग और बागे ने द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताया, किसी भी क्रिया की दर या वेग उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। अगर एक है तो एक और दो है तो उनके गुणे के। किसी भी अभिक्रिया की दर या वेग, कोई भी क्रिया चल रही है उसकी स्पीड, उसकी दर या रेट, दर यानी रेट, स्पीड यानी वेग, किसी भी क्रिया की दर या वेग उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है, ऐसा बोल लो। और अगर सिंगल है तो आप बोलोगे सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती। कोई पदार्थ अकेले ही भाग ले रहा है तो वो उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। जैसे एक हमने बताया Ma + Nb = xc, तो हम अगर बोले इस क्रिया की दर तो किसके समानुपाती होगी, इसमें भाग लेने वाले पदार्थ A का सक्रिय द्रव्यमान तो बड़े कोष्ठक में A, B का सक्रिय द्रव्यमान तो बड़े कोष्ठक में B। अभी हमने आपको बताया सक्रिय द्रव्यमान जिसका भी लिखना हो उसको बड़े कोष्ठक में लिख दो, और जो उनका आणविक मात्रा है वो घातों में चली जाती है, वो घातांक के रूप में लिखी जाती है। ये फिर इसको हमने अलग किया और बराबर का चिन्ह लगाया, रखा नियतांक। हमने इसको अलग करके बराबर का चिन्ह लगाया, रखा नियतांक। इस नियतांक का नाम है साम्य स्थिरांक, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, किसी भी क्रिया की दर या वेग उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। जैसे यहाँ पर ये दो भाग ले रहे हैं, यानी कि सक्रिय द्रव्यमानों का ये हो गया गुणनफल, इसके समानुपाती होती है। अणुओं की संख्या तो घात में चली जाती है। अब ऊपर आ जाते हैं, रासायनिक साम्यावस्था में द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हमको लगाना है। तो हम पहले पढ़े हैं रासायनिक साम्यावस्था, उसको मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ। हमने A और B को मिलाया और C और D बना। जो क्रिया दोनों ओर होती है उसे हम उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। जो क्रिया दोनों ओर होती है उसको उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। जो बाएं से दाएं तरफ होती है इसे अग्र फॉरवर्ड क्रिया कहते हैं। जो दाएं से बाएं होती है इसे प्रतीक यानी बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये अभिकारक कहलाते हैं और ये क्रियाफल कहलाते हैं। रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है? सबसे पहले हमने A और B यानी इन दोनों को जब तक नहीं मिलाया तब तक ये क्रिया चालू नहीं हुई, यानी अग्र क्रिया का वेग V1 शून्य था। इसको समझेंगे, रिवीजन है ये, मैं पुनरावलोकन करा रहा हूं क्योंकि रासायनिक साम्यावस्था को द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के साथ जोड़ना है, तो रासायनिक साम्यावस्था की भी जानकारी होना चाहिए। क्या है साम्यावस्था, है ना। तो हमने A और B एक उत्क्रमणीय क्रिया ली। A और B को जब मिलाया नहीं था तब अग्र क्रिया है, यहाँ वाली जो क्रिया थी वो चालू ही नहीं हुई
जब मिलाओगे जब तो चालू होगी, यानी उसका वेग शून्य था, जब हमने मिला दिया तो क्रिया चालू हो गई, इसका वेग बढ़ना शुरू हो गया, मान लो बढ़ के 10 हो गया। इतने समय में C और D भी बन गए, ये क्रियाफल बन गया। जब क्रियाफल नहीं बना था तब प्रतीक क्रिया का वेग, यानी ये वाली जो क्रिया इधर से इधर हो रही है इसका वेग शून्य था। जैसे ही ये बन गया तो ये वाली क्रिया भी चालू हो गई। तो जैसे ही अग्र क्रिया प्रतीक क्रिया प्रारंभ हुई, अग्र क्रिया का वेग घटना शुरू हो जाएगा और प्रतीक क्रिया का वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही दोनों का वेग आपस में बराबर हो जाएगा, इन सबका सांद्रण स्थिर हो जाएगा, इसे रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। तो रासायनिक साम्यावस्था की परिभाषा ये है, उत्क्रमणीय क्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र क्रिया और प्रतीक क्रिया का वेग आपस में बराबर हो जाता, वेग बोलो चाहे दर बोलो एक ही चीज है, ठीक है ना। तो उत्क्रमणीय क्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और प्रतीक क्रिया का वेग आपस में बराबर हो जाता है, अभिकारकों और क्रियाफलों का सांद्रण स्थिर हो जाता है, उसे हम रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। अब रासायनिक साम्यावस्था को लेके द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम अपन लगाते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम जीवा है ना, इसको लेके लगाते हैं। कैसे देखा, M1A + N2B N1C + N2D ये अग्र क्रिया है, प्रतीक क्रिया, मतलब अग्र क्रिया में भाग ये ले रहे हैं, प्रतीक क्रिया में भाग ये ले रहे हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है कि क्रिया का वेग या दर उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अग्र क्रिया का वेग, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो वेग है या जो दर है, वो समानुपाती हुई अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के। ये अभिकारक है ना, और ये क्रियाफल है। तो इसके लिए ये हुआ, तो अग्र क्रिया का वेग RF, F यानी फॉरवर्ड, R यानी रेट। तो अग्र क्रिया का रेट या वेग लिखो या दर लिखो, आप दर लिख लो, ज्यादा अच्छा है, सुविधाजनक है, आप इसमें दर लिख लें, ठीक है ना। तो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल, तो अभिक्रिया का दर RF समानुपाती अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। तो इसके लिए अभिकारक A और B है, तो A को बड़े कोष्ठक में, B को बड़े कोष्ठक में लिख दिया, और हमने बताया था कि घातों को उनके ऊपर लगा देते हैं, ये यहाँ समझाया, ठीक है ना। समानुपाती का चिन्ह अलग करके बराबर का चिन्ह लगाया, ये रखा नियतांक, इसको हम यहाँ बता चुके हैं, साम्य स्थिरांक कहते हैं। तो ये अग्र क्रिया का साम्य स्थिरांक हुआ। अब प्रतीक क्रिया का वेग या दर, तो प्रतीक क्रिया की जो दर है, वो समानुपाती होगी इनके, क्योंकि प्रतीक क्रिया में भाग लेने वाले हैं, तो इनके सक्रिय द्रव्यमान मतलब C बड़े कोष्ठक में और D बड़े कोष्ठक में इनका गुणा, और जो ये है ये घातों में चले जाएंगे, और समानुपाती का चिन्ह लग करके आप बराबर का चिन्ह लगाओगे, तो एक नियतांक रखोगे, जैसे आपने यहाँ रखा था। तो आपने यहाँ पर बैकवर्ड यानी प्रतीक क्रिया तो KB लिख दिया, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। अभी हमने आपको समझाया है कि उत्क्रमणीय क्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और प्रतीक क्रिया का वेग या दर आपस में बराबर हो जाती है, उसे रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। तो रासायनिक साम्यावस्था की स्थिति में दोनों क्रियाओं की दर आपस में बराबर हो, यानी अग्र क्रिया की दर प्रतीक क्रिया की दर बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो। इसका मतलब ये KF बड़े कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में भी घात M1 M2 बराबर इसके हो, है ना। अग्र और प्रतीक क्रिया की दर बराबर RF RB ये आपस में बराबर होंगे। इसको हम इधर ले गए KB को, इसको इसके नीचे ले गए। इतना तो क्रिया गुणा गणित पढ़ने वालों को बनता है, चाहे आप बायोलॉजी लिए हो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, यदि आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो बिना मैथ्स की जानकारी के साइंस नहीं पढ़ी जा सकती। तो क्रिया गुणांक की जानकारी तो होना चाहिए। तो KB को इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो ये KB इसके नीचे आ गया, तो KF/KB और ये इसके नीचे हो गया। KF/KB
अंदर तक चलिए। साम्य स्थिरांक दो चीजों के लिए होते हैं। पहला होता है सांद्रण के लिए, दूसरा होता है आंशिक दाब के लिए। पहला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर, KCKP। तो हमने यहाँ KC यानी सांद्रता के लिए, सांद्रण के लिए अगर आपको साम्य स्थिरांक निकालना तो उसको KC बोलते हैं। तो यहाँ पर C की जगह कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी यहाँ CDAB की जगह पर उनके सांद्रण लिखे जाएंगे। और यदि आप KP लिख रहे हैं मतलब पार्शियल प्रेशर के लिए, आप आंशिक दाब के लिए साम्य स्थिरांक निकाल रहे हैं, तो PCPDPAPB यानी प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ये लिखना पड़ेगा। अब ये तो ही सामान्य जानकारी। बाद में क्या है, KP और KC के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे मूल बात यह है कि हमें द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम तो पढ़ना ही है, साथ में उसको रासायनिक साम्यावस्था के लिए लागू करके बताना है और साम्य स्थिरांकों KC और KP के बीच में संबंध स्थापित करना है। ये एक पूरा चैप्टर है रासायनिक साम्यावस्था के नाम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप अपने कमेंट बॉक्स पर लिखें। आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान, निराकरण समय पे कर दिया जाएगा। हम प्रयासरत हैं कि हम आपको सरल से सरलतम भाषा में विषय वस्तु का अध्ययन करवाएं। साथ ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक सामग्री आप तक उपलब्ध कराते रहें। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज और इसके अलावा हमने प्रतियोगी परीक्षाओं की शैक्षिक सामग्री का जो पूरा खाका तैयार किया है उसके अनुसार 200 से ज़्यादा वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और 2000 से ज़्यादा टॉपिक्स पर हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं मैथ, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री के। आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने स्वयं के स्वर्णिम भविष्य निर्माण के लिए हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कक्षा की या आपके लिए आवश्यक जो विषय वस्तु है उसको उसके लिंक पर क्लिक करके विस्तार से अध्ययन कीजिए। मस्तिष्क के अलावा कॉपी में भी लिखिए। साथ ही साथ आप हमारे बाकी के जो मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री की जो आपकी कक्षाओं के अतिरिक्त के कक्षाओं के हैं, जब समय मिले उनका भी थोड़ा बहुत निरीक्षण परीक्षण करते रहा करिए, क्योंकि शिक्षण सामग्री बहुत अनमोल होती है और आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो आपको बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाली है। और आप जानते हैं कि छोटी और बड़ी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, IAS, IPS, UPSC, PSC ये सब फेस करना चाहते हैं एग्जाम्स, SSC, तो आपको सभी चीज़ों की नॉलेज यानी जानकारी होना चाहिए। हम तो दृढ़ संकल्पित हैं कि आपका भविष्य सुनहरा बने, आप उच्च से उच्चतम पदों पर आसीन हो, सफलता आपके कदम चूमे। और आप ध्यान रखें, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करें, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाइक फॉलो करें। हमने दायरा बढ़ाया इसलिए है कि हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हम विद्यार्थियों का स्वर्णिम भविष्य निर्मित करके ही रहेंगे अंतिम दम तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।